जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं एसके आर्या बीपीएससी जी केवल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग एनसीईआरटी सीरीज चला रहे हैं जिसमें हिस्ट्री सेक्शन का देख रहे हैं और वो भी अभी क्लास 6 का चल रहा है। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 9 में आप पहुंच चुके हैं। दोस्तों आप लोग अगर 1 to 8 तक अध्याय नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसमें आप जाकर के चेक कर लीजिएगा। दोस्तों यह सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जैसे बीपीएससी यूपीएससी ये सब में वन लाइनर पीटी के व्यू से थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और थोड़ा मेंस में भी आपको लिखने के लिए आपको बहुत ही आसानी वे में समझ विकसित होगा जिससे आप मेंस में भी आंसर राइटिंग लिख सकते हैं। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। जैसे दोस्तों हम लोग क्लास 6 में फर्स्ट चैप्टर से लेकर के धीरे धीरे जैसे जैसे 8 चैप्टर तक आया है दोस्तों, वहाँ हम लोग एक साम्राज्य के बारे में देख लिया, थोड़ा बहुत नॉलेज ले लिए, थोड़ा विचारकों में जैसे बुद्ध हो गए, जैन हो गए, वो सब के बारे में हम लोग नॉलेज ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आज हम लोग एक खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं आगे। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, यह एक प्रभाकर है नाम का किरदार निभा रहा है जो एक लोहार के दुकान पर है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। प्रभाकर लोहार के काम देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे हुए थे। दूसरी ओर भट्ठी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकरन को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था देखकर। जैसे बच्चा में हम लोग कोई भी चीज़ अगर देखते हैं तो थोड़ा बहुत तो जिसमें इंटरेस्ट आ जाती है उसको हम लोग भी इंटरेस्ट के और उत्साह के साथ देखते रहते हैं। तो वही बता रहा है कि प्रभाकर है वह लोहार के दुकान पर था, तो वहाँ पे एक हंसुआ और कुल्हाड़ी ये सब वगैरह बन रहा था, तो उसी को वह देख रहा था कैसे वो बना रहे हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। लोहे के औजार और खेती। दोस्तों इस पैराग्राफ से हम लोग यह समझेंगे कि लोहे का औजार कैसे कब से बनना स्टार्ट हो गया और उसका प्रयोग खेती में कैसे किया जाने लगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। दोस्तों यह पीटी के व्यू से इंपॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, जहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है वहाँ मैं आपको हिंट कर दूंगा ताकि आप उस पर ध्यान दें। ठीक है दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोहे का प्रयोग लगभग कितने साल पहले शुरू हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ है। आइए आगे देखते हैं। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इस बारे में तुम अध्याय 5 में पढ़ा चुके हैं। जैसे अध्याय 5 में मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि जो लोग होते हैं उनके पास बड़े हथियार ये सब भी मिल चुके हैं लोहे का। उसके बारे में जैसे फर्स्ट चैप्टर से लेकर के अब तक धीरे धीरे हल्का हल्का आपको नॉलेज दिया जा रहा है दोस्तों, ताकि वो सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, ताकि 7th 8th 9th 10th में उसका और उपयोग कर करके आपको बेहतर से बेहतर बताया जा सके। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे इस पैराग्राफ का मतलब क्या होता है। जैसे लोहे का इस पैराग्राफ का मतलब ये करा दोस्तों, लोहे का प्रयोग लगभग हम लोग के 3000 साल पहले शुरू किए थे और उसका प्रयोग आज इतना हद तक बढ़ चुका है जो एक हिस्सा बन गया है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं आगे पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने की कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों का फाल शामिल है। अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं दोस्तों। जैसे अध्याय 6 में हम आपको बताए थे उसमें कि लोहे का फाल का इस्तेमाल खेती के में स्टार्ट शुरू कर दिया है और यह जो प्रमाण मिला है दोस्तों वह लगभग 2500 साल पहले जो लोहे का औजार बनाने था उसका प्रमाण मिला है। जो औजार बना था लगभग 2500 साल पहले हुआ है और प्रयोग करना कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों, तो वो 3000 साल पहले। आइए दोस्तों देखते हैं। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए
उठाए गए अन्य कदम सिंचाई, जैसे कृषि के लिए अन्य जो कदम उठाए गए थे, सिंचाई के बारे में हम लोग देखेंगे कि उन लोग सिंचाई कैसे किया करते थे। देखते हैं दोस्तों, समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा अन्य राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफी उपयोगी साबित हुई। उस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय का उपयोग किया करते थे। जैसे ये सब तो आप जानते हैं दोस्तों, नहर, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय किसे कहते हैं। जैसे कहीं भी एक जगह आप इकट्ठा जल कीजिएगा और उसे अपना इकट्ठा जल कर को एक जगह के खोद करके रखिएगा दोस्तों, उसी को कृत्रिम जलाशय कहते हैं। एक तरीका से आप तालाब भी समझ सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं गांव में कौन रहते थे। इसमें समझेंगे दोस्तों कि गांव में कितने तरह के लोग रहते थे, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण तथा उत्तर हिस्सों में अधिकांश गांव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। जो 3 तरह के गांव में दक्षिण भाग में थे दोस्तों, उसमें 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्लला कहा जाता था और साधारण को हवलदार। जैसे हलवाहा 3 तरीका के लोग में कौन कौन रहते थे। एक बड़े हो गए दोस्तों, जो ऊंचे कैटेगरी के हैं, और एक मध्यम कैटेगरी के होंगे, और एक निम्न कैटेगरी के हो गए। ठीक है, उसमें इसमें बता रहा है कि जो बड़े कैटेगरी के हैं उसे वेल्लला कहा जाता था, और जो मिडिल में होते थे उन्हें हलवाहा कहा जाता था, और जो एकदम निम्न में होते होंगे दोस्तों उसे भूमिहीन जो भूमिहीन मजदूर हो गए उसे निम्न में रखा गया था, और उसे कैडेसियर या आदिमई कहते थे। ठीक है, वो ये देखिए दोस्तों, ये तमिल भाषी है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत लगेगा ऐसा कि ये वर्ड बहुत ही ऑकवर्ड टाइप का है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजन कहलाता था। जो उत्तरी हिस्से में रहते थे दोस्तों, उस गांव के लोग को प्रधान व्यक्ति क्या को ग्राम भोजक कहलाते थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। जो मतलब गांव के मुखिया होते थे दोस्तों, वह पीढ़ीगर थी। जैसे अभी तो अन्य हो जाता है या फिर चुनाव होता है देश के शासक, लेकिन उस टाइम गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी होती थी। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। यानी कि यह पद अनुवांशिकी था, वही जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इसकी जमीन पर इसके दास और मजदूर काम किया करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं से ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी किया करते थे। जैसे जो ऊंचे वर्ग के लोग थे दोस्तों, जो ग्राम का मालिक था, उसे आमतौर पर जो टैक्स वगैरह वसूलने का काम हुआ था दोस्तों, तो राजा उन्हीं को भार सौंप देता था कि आप इस गांव से इसका टैक्स वसूला कीजिए, और जो न्यायाधीश का कार्य है आप ही को जैसे एक सरपंच टाइप का आज के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे कोई भी लड़ाई होती है गाँव में, तो सबसे पहले सुलह कराने के लिए किसके पास जाते, तो मुखिया हो गया, सरपंच हो गया। तो उसी तरह उस टाइम ग्राम भोजक के पास जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें गृहपति कहते थे। जो कृषक लोग होते थे दोस्तों, वह जो स्वतंत्र रूप में रहते थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। यह सब कुछ है दोस्तों, जिसमें यूपीएससी में कथन और निष्कर्ष में कथन ये सब में पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। इसमें ज़्यादातर छोटे किसान होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, उन्हें दास कर्मकार का आते थे। जैसे जिनके पास अपनी जमीन नहीं हुआ करती थी दोस्तों, उसे दास कर्मकार कहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन्हें दूसरे की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। तो अब जाहिर सी बात है, जिसके पास जमीन नहीं हुई वो दूसरों पर ही आश्रित होंगे। आगे देखते हैं। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी हुआ करते थे। शिल्पकार में आपको बताया था दोस्तों, शिल्पकार का मतलब क्या होता है, जो अपने खुद से काम बना करके जो खुद से कुछ बना करके रखा करते थे। तो लोहार है, लोहार बनाते होंगे दोस्तों अपने लोहा का सामान। कुम्हार मिट्टी का सामान बनाते होंगे। बढ़ई जो है वह लकड़ी के सामान बनाया करते थे। और बुनकर जो कपड़ा ये सब बुनना करते थे, कपड़ा बनाया करते थे, उन्हें बुनकर कहा जाता था दोस्तों। उसी तरीके से शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
तमिल रचनाएं। दोस्तों इसमें हम लोग प्राचीनतम जो तमिल की रचना थी दोस्तों, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत देखते हैं इस पैराग्राफ में। क्या है इसमें, कब हुआ है, इसके बारे में नॉलेज होगी। तमिल की प्राचीनतम रचनाएं को संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल की जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहा करते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी। दोस्तों मौर्य काल का उदय कब हुआ था, तो मौर्य काल का उदय लगभग 2300 साल पहले हुआ था। तो ये क्वेश्चन एक बन सकता है लिंक करके ये दोनों में, जैसे उत्तर भारत के किस शासक के समकालीन या किस वंश के समकालीन तमिल साहित्य की रचना की गई थी, तो ये आप मौर्य काल कह सकते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया। जो कवि थे दोस्तों मदुरै के, वहाँ के संकलन किया करते थे सम्मेलन में, तो इसलिए उन्हें संगम कहा जाता था। संगम मतलब एक जगह आ करके बैठना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। जैसे संगम साहित्य में जिनका भी उल्लेख है दोस्तों, वहाँ तमिल में नाम उल्लेख किया गया है। किनका, तो गांव में रहने वाले का। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा ही लग रहा होगा दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, नगर क्या कहती है, कहानी, यात्रा विवरण, मूर्ति कला एवं पुरातत्व। जैसे इसमें थोड़ा बहुत मूर्ति कला, आर्ट एंड कल्चर भी थोड़ा बहुत देखेंगे दोस्तों, और यात्रा विवरण है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या क्या हम लोग जान पाते हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, वे कहानियां हैं जो आम लोग के ऊपर चलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया, जहां एक जातक कथा दी गई है जिनमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। जैसे जातक किनकी कथा है दोस्तों, तो जातक बौद्ध की कथा है। तो उसमें किसका है, उसके संकलन कौन किए थे, तो बौद्ध के भिक्षु, जो बौद्ध के अनुयायी लोग थे दोस्तों। भिक्षु कैसे बढ़िया अनुयायी कहने का मतलब, जो अनुयायी थे वही संकलन किए थे दोस्तों। उसमें एक कहानी है दोस्तों, जो निर्धन था वह धीरे धीरे कैसे अमीर बन गया, उसके बारे में देखेंगे दोस्तों। यही एक कहानी है दोस्तों, इस कहानी को हम लोग आपको सुना देते हैं। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था, उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय के यहाँ बिल्ली के लिए बेच दिया गया। जैसे एक गांव में था दोस्तों, वह बहुत गरीब था, उसके पास एक चूहा मरा हुआ था, जिसे वह एक भोजनालय के पास बिल्ली रहता था, उसको वह बेच दिया था दोस्तों, बिल्ली के खाने के लिए, भोजन के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, फिर एक दिन बड़ी जोर आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनका माली से साफ करने से बात परेशान हो उठा। युवक ने मालिक से कहा अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचा की साफ कर देगा। जैसे वह युवक बोला कि देखिए दोस्तों, जैसे आंधी ऊंधी चलता है तो पत्ता उत्ता गिरते हैं, कुछ पेड़ पौधे भी गिरते हैं, तो वही हुआ दोस्तों। सॉरी, पेड़ पौधे गिरा उस राजा के बगीचे में, तो उसे साफ करने से माली इनकार कर दिया। तो वह जो लड़का था, तो वह बोला कि अगर ये पत्ते और जो लकड़ियां हैं हमें मिल जाए तो मैं साफ कर दूंगा। लेकिन माली तुरंत मान गया। तो वही माली जो है, आगे देखते हैं, युवक ने पास खेल रहे बच्चे को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक मिठाई मिलेगी। जैसे युवक उसके पास जो खेल रहा था बच्चे, उसे फुसला करके बताया कि जितना भी तुम टहनी और पत्ते को उन्हें एक जगह मिलाओगे, उन्हें उस पर मैं तुम्हें मिठाई दूंगा। देखते ही देखते उसने उन्हें बगीचा में एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश से गुजर रहा था। उसने पूरे ढेर खरीद लिया। जो उधर एक कुम्हार पहुंचा था दोस्तों, तो वह देखा कि ईंधन की तलाश कर रहा था, और वहां पे पेड़ पौधे पत्ती की टहनी जो होती है वह ईंधन का बहुत ही अच्छे काम करती है दोस्तों। तो वह कुम्हार जो था उसे बर्तन पकाने के लिए उससे जलावन समझकर खरीद लिया था दोस्तों। ठीक है, जिससे उस युवक के पास कुछ पैसे हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों, अब उस युवक के एक नई योजना बनाई।
एक बड़े बर्तन पानी भरकर एक नगर के द्वार पर रख गया और वहां उसे घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। देखिए दोस्तों, जो एक तरकीब सुना, अगर चाहत आपके होगी दोस्तों कुछ भी करने की, तो आप आस नहीं हारिएगा, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे इस कहानी में आप लोग इस लाइन से आप समझ लीजिए कि वह कमाना, जो मतलब बहुत गरीब था दोस्तों, तो वह उसे अमीर बनना था या फिर पैसा भी कमाना था, तो 500 लोगों को उसने पानी पिलाया था दोस्तों। घास काटता, जो मतलब जब घास काटने जाते हैं दोस्तों, तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो पानी वगैरह ले जाते हैं। आज पे भी लिंक करके आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। खुश होकर उन लोगों ने उनसे कहा, तुम्हारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। जैसे पानी पिलाया था दोस्तों, तो उसने खुश होकर बताया कि मैं तुम्हारे लिए क्या काम कर सकता हूँ। उसने कहा, मैं आपको तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। तो जैसे वह दोस्तों बोला कि जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। उस दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। जैसे उसने एक व्यापारी से दोस्ती की थी दोस्तों, तो वह व्यापारी ने बताया कि 500 घोड़े के साथ एक व्यापारी आ रहा है शहर से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वाले को पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का एक गट्ठर मुझे दो। अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उस घास के 500 गट्ठर दिए। जब घोड़ों के व्यापारी कहीं भी घास न मिली तो उसने उस युवक को घास 1000 सिक्के में खरीद ली। देखिए दोस्तों, क्या तरकीब बनाई। जैसे 500 घास जो काटने वाले थे, तो घास तो सब लगभग कट गया था दोस्तों। 500 जो लोग थे घास काट लिए, तो उन लोग से क्या किया, उसका तो उधार था दोस्तों, क्योंकि वो बताया था कि जब जरूरत पड़ेगा दोस्तों तो मैं आपका बोलूँगा। तो वही एक एक गट्ठर घास का थी जो दोस्तों, वह ले लिया उससे, और वह जो व्यापारी आ रही थी तो वो से बेच दिया। और कितना में बेचा दोस्तों, तो 1000 सिक्के में खरीद ली। सोचिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इस कहानी में आए व्यक्ति व्यवसाय की सूची बनाओ। ये कुछ खास नहीं है दोस्तों, आगे देखते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहर, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते हैं। उकेरना मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को बनाना या फिर उसका पिक्चर बनाना। ठीक है दोस्तों, उकेरना का मतलब यह है, एक तरीका से अभी के भाषा में कह सकते हैं तो लिखना। ठीक है, जैसे हम लोग अभी ये लिख रहे हैं दोस्तों, ये अभी लिख रहे हैं, इसे उकेरना ही कहते हैं। आगे देखते हैं। इन मूर्तियों के ऐसी इमारत की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों को सजाया जाता था जहां लोग आते थे। जैसे उस टाइम की जो स्रोत से पता चला है दोस्तों कि जो मूर्तिकार होते हैं वह उन लोग के जीवन की जुड़ी घटनाओं के बारे में उकेरते थे, यानी कि तस्वीर बनाते थे या फिर लिखते थे। ठीक है दोस्तों, और उसमें क्या क्या था दोस्तों, इमारत था, रेलिंग था और प्रवेश द्वार के बारे में ये सब थे। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये है एक तरीका से इसके बारे में। आइए हम लोग देखते हैं। तोप के मूर्तिकार का है। जैसे यह जो दोस्तों देखिए, ये है सांची का एक मूर्तिकार है। ठीक है, सांची से मिला है। सांची कहाँ है, तो एमपी में है। आगे देखते हैं। इस शहर में जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी की या फिर पत्थर की। क्या इस रेलिंग की लकीर बनी है। इमारतों को छठों का वर्णन करो। जैसे यह जो दोस्तों है किस चीज़ का बनी है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। और देखिए दोस्तों, यह जो तस्वीर है, दिल्ली में एक मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकासी का व्यवस्था है, कैसे भिन्न है, इसके बारे में आपको बताना है। यह दिल्ली में के एक स्थित पिक्चर है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी, जैसे कि तुमने पढ़ा है, इसमें कुछ शहर परकोट से घिरे होते थे। ठीक है दोस्तों, जो अध्याय 6 में मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो पटना पाटलिपुत्रा में मिला था कुछ घर, उसमें घेरे बनाए हुए थे, बुर्ज, ये सब जो खंबा था
570 बुर्ज से बनाए गए थे, 64 दरवाजे थे, वही बता रहा है दोस्तों। परकोटे से घिरा होता था और उनकी राजधानी हुआ करती थी। आगे देखते हैं दोस्तों, जैसे कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहर के वलय कूप मिले। यह वलय कूप गुसल खाने, नली या फिर कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्रायः यह वलय कूप लोगों के घर में होते थे। जो यह देख रहे हैं दोस्तों, यह एक घर के अंदर का ही दृश्य है, जिसमें क्या क्या होते थे, कूड़ेदान रखने वाला, नहर बोल रहा हूँ, नाली, ये सब निकालने के लिए, या फिर नलकूप हुआ करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, महले, बाजार या आम घेरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। जो महल है दोस्तों और बाजारों का, उस सब का अवशेष बहुत ही कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटें या छप्पर के बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए होंगे। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। जो जैसे उस टाइम के दोस्तों हो सकता है कि उस टाइम लकड़ी, मिट्टी ये सब के बना हुआ होगा दोस्तों, इसलिए अभी तक मिल नहीं पाए हैं। आगे देखते हैं, प्राचीन शहर के बारे में वहाँ नए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा पता चल सकता है। ऐसी ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक की है। जिन जिन आगे दोस्तों, जिन जिन पतनों पर वह गए, कभी उनके बारे में लिखा है, जैसे मानचित्र 7 में देखता है। आगे देखते हैं, उसके द्वारा वर्णन किया गया। जैसे यह जो बता रहा है दोस्तों, जो पतन के जैसे वहाँ जो नाविक ये सब यात्री ये लोग गए थे दोस्तों, वो लोग कुछ विवरण किया करते थे। यूनान से लोग नाविक आया करते थे भारत में, और व्यापार भी यूनान से हुआ करती थी दोस्तों। तो वो लोग आते थे तो वो कुछ कुछ अपने यहाँ के बारे में लिखते थे और बताया करते थे। देखिए दोस्तों, वो जो बताया था, एक भरूची नाम का यूनानी नाविक है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं वह क्या इसमें बताया है। बेरिगाजा एक संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होती थी। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यह जहाज ला सकते थे। जैसे जो समुद्र में होता था दोस्तों, उस टाइम नाव चलाना, उस टाइम तो इतना तकनीकी उन्नत तो था नहीं कि बड़े बड़े मशीन हुआ करते थे, तो उसे नाव खेवना मतलब नाव चलाना ही होता है एक तरीक़ा से। तो उसे चलाना बहुत मुश्किल होता था दोस्तों, लेकिन उसे तट पर कौन लाया करते थे, जो स्थानीय मछुआरे होते हैं उन्हें लोग तट पर लाया करते थे। बेरिगाजा के शराब, टीन, तांबा, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने, चांदी, सिक्के आयात होता था। जैसे बेरिगाजा जो होता था दोस्तों, बेरिगाजा में इतना चीज़ का आयात होता था दोस्तों। आगे देखते हैं, हिमालय के जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कर्नीलिया, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किया जाते थे। जैसे यहाँ से ये सब हिमालय जड़ी बूटी ये सब जो थी दोस्तों, निर्यात उस टाइम किया जाते थे दोस्तों। तो देखिए कितना पुराना हम लोग का आयात निर्यात व्यापार समृद्ध था दोस्तों। आगे देखते हैं, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। जो लोग आते थे यहाँ व्यापारी लोग, वो राजा के लिए एक विशेष उपहार दिया करते थे, ताकि उनके व्यापार आने जाने में कोई त्रुटि ना हो, दिक्कत ना खड़ी करे। इसलिए उन लोग इनाम भी लाया करते थे, उपहार के रूप में दिया करते थे। इसमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरत जैसे शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल होते थे। इनाम में इतने चीज़ शामिल हुआ करते थे दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, सिक्के। देखिए दोस्तों, हम लोग उस टाइम के सिक्के हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी तुमने देखा होगा, किस तरह सिक्के के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया करते थे। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के हैं। देखिए दोस्तों, यह सब पूछ सकता है दोस्तों कि सबसे पुराने सिक्कों में कौन सा सिक्के है, तो सबसे पुराने आहत सिक्के हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो करीब 500 साल तक चले थे। 500 साल तक यह आहत सिक्के चले थे दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इस चित्र के नीचे दिया गया है, चांदी या सोने के सिक्के पर विभिन्न अलंकृत आहत कर बनाए जाते हैं, इसे आहत सिक्का कहा जाता है। जैसे आहत मतलब एक तरीका से होता है चोट, ठीक है दोस्तों, उसे चोट करके ही बनाया जाता था। किस चीज़ से चोट किया जाता था, तो सोने या चांदी के विभिन्न अलंकरण किया जाता था उसमें, ठीक है। तो जैसे एक उसमें डिजाइन बनाया जाता था दोस्तों, और उसमें सोने चांदी टाइप का भरा जाता था। जैसे ये देख सकते हैं, इसमें एक डिजाइन बना करके आहत कर करके उसमें बनाया जाता था, ठीक है दोस्तों। देखते हैं आगे,
विनिमय के अन्य साधन, विनिमय के अन्य साधन के बारे में हम लोग देखते हैं। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। जैसे एक यह जो कविता है दोस्तों वह संगम साहित्य में है, लिखा हुआ है, उसके बारे में हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियां पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी से सफ़ेदी रात पर परिवारों की समेट कहीं पीछे छूट न जाएं, शहरों से के नमक के सौदागर के लिए यूं चले जाने सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। जैसे यह एक कहानी है दोस्तों, उसके बारे में लिखा गया है, यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए देखते हैं आगे। नगर एक अनेक गतिविधियों का केंद्र, इसमें हम लोग नगर के बारे में थोड़ा सा बहुत देखेंगे दोस्तों। आइए देखते हैं। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, जैसे मथुरा है दोस्तों, वह नगर इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं दोस्तों उसमें क्या इम्पोर्टेंट है। यह करीब 250 साल पहले से ज़्यादा समय के लिए महत्वपूर्ण नगर था, क्योंकि यह यातायात व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। इसमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम की ओर, पूरब की ओर, तथा दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था। जैसे ये जो मथुरा शहर है दोस्तों, मथुरा कहाँ है तो आप यूपी में देख सकते हैं दोस्तों, मथुरा यूपी में है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है दो मुख्य रास्ते पे पड़ा करता था, जो उत्तर पश्चिम की ओर से पूरब की ओर जाया जाता था और दूसरा दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जाया जाता था। ये दो मुख्य रास्ते पे पड़ा था दोस्तों। आगे देखते हैं। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। जो मथुरा शहर थी दोस्तों उसके चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान पशुपालक शहर में रहने वाले के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने का केंद्र था। जैसे उस टाइम ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था उस टाइम, तो वो मूर्तियां बनाने के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाण के द्वारा दूसरी राजधानी बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि कुषाणों की दूसरी राजधानी कहाँ थी, तो दूसरी राजधानी मथुरा थी दोस्तों। आगे देखते हैं। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ाए, जैसे अगले अध्याय में हम लोग आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल और करके बताया जाएगा दोस्तों। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा। यहाँ बौद्ध विहार जैसे जैन मंदिर है। यहाँ कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में दोस्तों आप कृष्ण का लीला भी देखते हैं दोस्तों, उसमें भी मथुरा का जिक्र है, तो वही इसमें बता रहा है दोस्तों। और मथुरा किस लिए प्रसिद्ध था, तो यह मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध था और धार्मिक केंद्र हुआ करते थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। मथुरा में प्रस्तर खंडों और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्री तथा पुरुष द्वारा मठों के या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करता है। प्रायः शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। जैसे वहाँ जो दोस्तों अभिलेख मिला है उसमें दोस्तों किस किस का वर्णन है, तो उसमें लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने ये सब के बारे में उल्लेख मिलता है। और वह जो प्राय जो बनाया गया था दोस्तों किसके सहयोग से बनाया गया था, तो वो दान जो दिया करते थे उसके सहयोग से बनाया गया था दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन है दोस्तों। मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ। ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा में नहीं मिले थे। तो वो हड़प्पा में जो नहीं मिले थे दोस्तों उसके एक सूची बनाने के लिए आपको बता रहा है दोस्तों। ध्यान रखिएगा ये सब सूची जो छोटा छोटा है दोस्तों, ये सब आपको मेंस आंसर राइटिंग में लिखने का आपको सोच विकसित करेगा दोस्तों। आगे देखते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार, इस पैराग्राफ से हम लोग शिल्प तथा शिल्पकार के बारे में हम लोग जानेंगे। पूरा स्थलों से शिल्प के नमूने मिले हैं। इसमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ये प्रायः काले रंग के होते थे और इसमें एक खास चमक होती थी। देखिए दोस्तों उस टाइम के जो बर्तन मिले हैं उसे किसे कलर का कहते थे, तो उत्तरी काले चमकीले पात्र, जैसे काले रंग के होते थे दोस्तों और वह चमकीले कलर में हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों आगे देखते हैं। ध्यान रखें कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि
कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में बनारस और दक्षिण में मदुरै प्रसिद्ध केंद्र था। जैसे कपड़ों का महत्वपूर्ण केंद्र उस टाइम उत्तर भारत में बनारस था दोस्तों, अभी भी बनारस का साड़ी बहुत ही फेमस है दोस्तों, और मदुरै एक दक्षिण भारत में फेमस था। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे। देखिए दोस्तों, जहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों मैं समझाने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। आगे देखते हैं। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा, जो मतलब व्यापारी लोग अपना अपना संघ बनाने लगे दोस्तों, उन्हें श्रेणी कहा करते थे। आगे देखते हैं। शिल्पकारों की श्रेणी का काम प्रशिक्षण देना और कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल को वितरण करना था। ठीक है दोस्तों, जो श्रेणी जो ग्रुप बनाने लगे थे दोस्तों, उन्हें क्या कहा गया था, उन्हें उनका काम क्या था, तो शिल्पकार को उनका प्रशिक्षण करना और जो कच्चा सामग्री है उसका उपलब्ध करा करके माल को बेचना था दोस्तों। जबकि व्यापारी की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा किया करते थे। इस धन की निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था और फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। जैसे उस टाइम मेन रूप से कहा जा सकता है कि जो एक ग्रुप बनाया करते थे दोस्तों, और उसमें जो भी पैसा का होता था इकट्ठा, उसमें कुछ में बांट लेते थे और फिर कुछ धन को धार्मिक कार्यों के संसाधन में जुटा दिया करते थे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। सूत काटने और बुनने के नियम। उस टाइम जो सूत काटना मतलब धागा को काट करके उसे कपड़ा के इस्तेमाल किया करते थे, उसी को सूत काटना और बुनना कहा करते थे दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं। यह नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 8 में अर्थशास्त्र का उल्लेख है। अध्याय 8 में जो अर्थशास्त्र का उल्लेख किए थे दोस्तों, जो विष्णुगुप्त थे, उसके बारे में हम आपको चर्चा किए थे। आगे देखते हैं। इसके वर्णन किया गया है कि इस प्रकार का एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों की सूत कटाई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों के छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार कर काम के विविधताओं को अक्षम महिलाओं और भिखुओं, वृद्ध वैश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियां, जो सेविका और अवकाश प्राप्त देवदासियों में को लगाया जा सकता है। जैसे उसमें काम करने वाले लोग जो होते थे दोस्तों, यह लोग होते थे। जैसे जो बौद्ध वैश्याएं होते थे, राजा की जो दासी लोग होती थी, उन्हें जब छुट्टी कर दिया जाता था, वे लोग होते थे, वही सब इसमें काम किया करते थे। आइए आगे देखते हैं। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे दासिया को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकती है या फिर तैयार माल उन्हें भेजवा सकती है। जो माल मतलब कच्चे सामग्री मंगवा लेती थी दोस्तों, और उन्हें तैयार माल को वो भेजवा देती थी। कौन? तो जिन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, वो दोस्तों। वे औरतें जो कारखाने जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने के तरके ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें परिश्रम मिलता था। जैसे जो लोग जा सकते थे दोस्तों, सक्षम थे, वो लोग अब खुद लेकर के जाना पड़ता था दोस्तों। आगे देखते हैं। इस समय माल की अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या फिर इधर उधर की बातें करता है, तो उसे सजा मिलती है। जैसे उस टाइम कानून भी बहुत सख्त थी दोस्तों। जैसे महिलाएं कोई सामान लेकर जाती थी, और या तो जो निरीक्षण है, जो जांच उसकी कर रहा है, वो उसकी तरफ देखने लगता था या फिर उससे बेतुकी की बात किया करता था, तो उसे सजा भी मिला करता था। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होता था। उसका एक अंगूठा भी काटा जा सकता था। जैसे जितना काम वो ले लिया था दोस्तों कि इतना दिन में मैं कर दूंगा, तो अगर वो नहीं फुलफिल कर पाता था तो उसे जुर्माना देना पड़ता था या फिर उसका अंगूठा भी खींच लिया जाता था। आगे देखते हैं दोस्तों। सूक्ष्म निरीक्षण आर्किमिडीज के बारे में। आर्किमिडीज के बारे में देखेंगे कि यहाँ से जो निरीक्षण कैसे प्राप्त हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। आइए देखते हैं। लगभग 2200 से 1900 साल पहले आर्किमिडीज में एक पतन था। वहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। वहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा होगा। जैसे दोस्तों 2200 साल पहले आर्किमिडीज में एक पतन था। पतन किसे कहा जाता है, ये आप तो जानते ही हैं। नहीं जानते तो मैं उन्हें बता दूँ कि इसे पतन को बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और इसमें यहाँ पे एक गोदाम मिला है। ठीक है दोस्तों,
आगे देखते हैं, यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, इसमें शराब तेल जैसे पदार्थ रखे जाते थे। जो वहाँ एक बर्तन मिला है दोस्तों, उसे खास नाम दिया गया है एम्फोरा, ठीक है। उसमें क्या क्या रखा जाता था, लगभग जैसे शराब हो गए, तेल हो गए, कोई पदार्थ रखा जाता होगा उसमें। आगे देखते हैं, इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे होते थे, साथ ही एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार पत्थर भी मिले हैं। जैसे उस टाइम का जो मुहर था दोस्तों, उसे एरेटाइन वहाँ का नाम दिया गया था, ठीक है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं, इन्हें इटली के शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र नाम से जाना जाता है। जो एरेटाइन जो है शहर वह इटली में है, उसी के नाम पर इस पात्र यानी बर्तन को नाम रखा गया है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। जो वह सांचा था दोस्तों, गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर, मिट्टी का ही उसमें मुहर लगा होता था, एक तरह से कह सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु यही बनाए जाते थे। देखिए दोस्तों, जो व्यापार होने का साक्ष्य आर्किमेडू से प्राप्त होता है। जैसे आर्किमेडू का एक पतन था, वहाँ एक जगह से दूसरे जगह रोम में भेजा जाता था। जो रोम का डिजाइन तो था, लेकिन बनाया यहीं पे जाता था। जैसे आज भी आप देख सकते हैं, मेक इन इंडिया के तहत अदर कंट्री का ब्रांड है, तो वहाँ से एक करके मेक इन इंडिया के तहत अब उस कंपनी का एक क्या फैक्ट्री स्थापित किया गया है इंडिया में ही। उसी को अब इसमें भी बताया गया है कि जो डिजाइन तो था रोम का ही, लेकिन बनाए जाते थे कहाँ, आर्किमेडू के आसपास में। आगे देखते हैं, यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन और तथा रत्न भी मिले हैं। जैसे रोम के लैम्प जो थे और बर्तन वहाँ से प्राप्त किए गए हैं। आगे देखते हैं, साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले जो संभवतः कपड़े की रंगाई पात्र होते होंगे। जो आजकल कपड़े में रंगाई होती है दोस्तों, वहाँ उस टाइम भी हुआ करता था। और उसमें कैसे पता करता है, तो छोटे छोटे कुंड मिला है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं, यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थर मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, ठीक है दोस्तों। इस टाइम हम लोग इंडिया का आर्किमेडू जो पतन था, वहाँ पे इतना तरीका से रत्न, ये सब आभूषण, कपड़ों की रंगाई, ये सब का साक्ष्य मिला है, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, अभिलेख ये देख लेते थोड़ा सा। अभिलेख, मिट्टी के बर्तन, कई बर्तन पर ब्राह्मणी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लोग इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मणी अभिलेख कहा जाता था। ये जो दोस्तों है, ये ब्राह्मणी अभिलेख ही है जो तमिल में लिखा गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, अनन्य के बारे में जो अभी बताया था दोस्तों, उसके हम देखेंगे इसमें क्या पढ़ने के लिए जो कहा था, उसको हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, मानचित्र 6 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहर में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ था जब गंगा के मैदान के शहर में बस रहे थे। जैसे रोम जो शहर का विकास उस टाइम हुआ था दोस्तों, जब गंगा नदी के किनारे, जैसे बिहार, यूपी, बिहार, ये सब हो गया दोस्तों, वो सब गंगा के किनारे के मैदानी इलाका में बसे थे। उस टाइम रोम शहर का विकास हुआ था। आगे देखते हैं, रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तर अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इससे सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक अगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। देखिए दोस्तों, जो रोम था दोस्तों, रोम में एक बहुत ही प्रचलित शासक था जिसका नाम अगस्टस था। वो लगभग कितने साल पहले शासन किया था, तो लगभग 2000 साल पहले। आगे देखते हैं, उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर बनाया। जैसे वह बता रहा है दोस्तों, अगस्टस नाम का जो शासक था, कि वह बता रहा है कि रोम जो है ईंटों का शहर था, लेकिन मैंने उसे संगमरमर का बना दिया है। आगे देखते हैं, अगस्त ने इसके बाद के शासकों के कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडल बनवाए, जैसे एम्फी थिएटर बोल रहा है। जैसे रंगमंडल मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि चलचित्र तरह का वहाँ भी कुछ होता होगा, तो उसी तरीक़ा से एक मंडली लगाया करते होंगे, उसी को रंग मंडल कहा जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं आगे, इसमें चारों तरफ दर्शकों को बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देखा करते थे। जैसे अभी रंगमंच है दोस्तों, उसी तरीका को वह रंग मंडल कह रहा है दोस्तों, और वहाँ भी कार्यक्रम देखा करते थे।
आगे देखते हैं। उन्होंने स्नानगार बनवाया जहां स्त्रियां तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारण थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानगार फव्वारे गुलाम खान से आदि पानी लिया जाता था। जैसे उस टाइम भी जो अगस्त नाम का राजा था दोस्तों, वह कह रहा है कि हम जो इस रोम शहर है वह ईंटों का शहर था, लेकिन मैं उसे संगमरमर का बनाया और दर्शकों के कार्यक्रम देखने के लिए एक रंग मंडल भी बनवाया। बस यही कुछ खास, इसमें कुछ नहीं है दोस्तों। और आगे के चैप्टर में और अच्छे डीप से पढ़ाने की कोशिश मैं करूँगा, जिसमें अभी इसमें संगम काल के बारे में थोड़ा बहुत देखे। प्रीवियस चैप्टर में आप लोग बुद्ध, जैन, थोड़ा बहुत शंकराचार्य के बारे में देखे, कैसे ये लोग आदि मानव के जीवन में कैसे बड़े परिवर्तन हुए उस टाइम। इसमें अभी हम लोग जो 9 चैप्टर कंप्लीट किए दोस्तों, जैसे ही 3 चैप्टर और है दोस्तों, इसके बाद 7th क्लास का हिस्ट्री स्टार्ट कर दूंगा। जैसे आपको उसमें थोड़ा सा और अंदर गहराई में पढ़ाया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों, इसे देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में हम आपको बता देते हैं, इसमें क्या क्या आपको याद करना है। देखते हैं इसमें उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत लगभग कितने साल पहले हुआ था? तो ये 3000 साल पहले। और लोहे का प्रयोग में बेहतरीन नगर आहत सिक्के का करीब कितने साल पहले हुआ था? तो ये 2500 साल पहले है। देखिए दोस्तों, और लोहे का प्रयोग कृषि में कब से उपयोग किया जाने लगा? तो लगभग वो 2200 साल पहले। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत करीब कितने साल पहले हुआ था? तो ये 2300 साल पहले। इसके हम समझाए थे कि यह किसके समकालीन में स्टार्ट हुआ था? तो ये मौर्य वंश के समकालीन स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं। आर्किमेडू का पतन लगभग 2200 से 1900 साल पहले का साक्ष्य मिला है। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपने ये वीडियो ठीक ढंग से देखा है और मैं आपको समझा पाने की कोशिश किया हूँ, अगर आपको समझ में आया है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप बन जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, और अगर नहीं बने तो आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, फिर मैं आपको इसका डिस्कस कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपको जय हिंद, नमस्कार।